छत्तीसगढ़ की सियासत का जिक्र होता है तो एक नाम इन दिनों खूब सुर्खियों में है, टीएस सिंहदेव। उनके बिना छत्तीसगढ़ की सियासत अधूरी सी है। वैसे इनको छत्तीसगढ़ में टीएस बाबा के नाम से जाना जाता है। पार्टी लाइन पर अड़िग एक शैली, भीष्म प्रतिज्ञा, उसी फॉर्मेट पर काम करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और सियासी शोले फिल्म भी है, जय और वीरू की। माना जाता है ये जोड़ी जय और वीरू की भी है, सीएम और डिप्टी सीएम। अब नई जिम्मेदारी में आए। इस वक्त हमारे साथ खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं डिप्टी सीएम साहब। नई जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, वो हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया वॉइस में आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं शुरुआत आपके नाम से ही करता हूं। मैंने आपके तमाम इंटरव्यूज देखे और पढ़े। टीएस बाबा नाम क्यों पड़ा आपका? छोटे बच्चे को बाबा बोलते हैं तो वहां से चालू हुआ बाबा, और अब सफेद बाल वाले भी बाबा रहते हैं, लेकिन मैं तो वही बचपन से जिनको बाबा पुकारते हैं घर में, और बड़े होते होते घर में एक से ज्यादा बाबा हो गए तो टीएस भी जुड़ गया कि कौन सा बाबा, टीएस बाबा। अच्छा, तो डिप्टी सीएम साहब सुनने में आया कि घर में मम्मी पापा भी बाबा ही पुकारते थे। काफी अपनापन, बहुत अपनापन लगता है जी। उन लोग टीएस बाबा कभी नहीं बोला, उन्होंने बाबा ही बोला। फिर छोटे ब्रदर का जब जन्म हुआ तो फिर हम लोग छोटे बाबा और बड़े बाबा हो गए। अच्छा, तो मैं आपको डिप्टी सीएम साहब पुकारूं, टीएस सिंहदेव साहब पुकारूं, या फिर बाबा ही पुकारूं? सर आपको जो जिम्मेदारी मिली है टीएस बाबा। टीएस बाबा, तो टीएस बाबा सर आपको जो इस जिम्मेदारी मिली है, इस जिम्मेदारी के लिए आला कमान ने आपको मनाया या आपने आला कमान को मनाया? मैं अपनी बातें रखता रहा हूं आला कमान के सामने, हाल में भी रखी थी, और जैसा निर्णय, जैसा डायरेक्शन आला कमान से मिला उसी हिसाब से मैं चल रहा हूं। तो यानी आला कमान ने आपको मनाया इस जिम्मेदारी के लिए। सर मैं उसी से ही शुरू कर रहा था कि इस जिम्मेदारी के लिए आपको आला कमान ने मनाया या आपने आला कमान को मनाया था? बनाने वाली बात रहती नहीं। हम लोग घर के सदस्य हैं, उस नाते घर के बड़े को अपनी बात बताते हैं जी। और घर के बड़े ने जब निर्णय सुनाया कि आपको ऐसी जिम्मेदारी निभानी है तो उसको मान के चलता हूं। अब आप संतुष्ट हैं सर इस जिम्मेदारी को लेकर? असंतुष्ट तो पहले भी नहीं था, ये अटकलें थी। 2.5 साल वाली बात मेरे लिए भी बहुत व्यक्तिगत तौर पे बहुत दबाव की स्थिति निर्मित हो गई थी। आपस के संबंधों पे भी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ता हो ऐसा लगता था। और अब ये जो निर्णय आया है, हाईकमांड ने एक डायरेक्शन दिया है कि ऐसे आपको काम करना है, तो अब हल्का लगता है। अब हल्का लगता है। लेकिन बाबा मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था। बाबा जब बोलते हैं ना, दिल के थोड़ा करीबी वाला मामला आ जाता है, तो मैं इसलिए, आपने कहा कि बाबा भी बोलो, तो मैं इसीलिए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। और छत्तीसगढ़ में मतलब एक भावनात्मक लगाव भी है लोगों का आपका इस नाम के साथ। 2018 के सियासी घटनाक्रम का आपने जिक्र किया, ये 2.5 साल वाला फॉर्मूला क्या था, इसकी सच्चाई क्या है? वो बंद कमरे की बात है। अभी कभी मौका लगेगा वैसा तो साझा करेंगे। हाईकमांड ने कभी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया, तो मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। ऐसा कुछ था सर? वो फिर तो दरवाजा खुल ही जाएगा, मैंने कुछ कहा तो। चलिए, खिड़की बंद ही रखिए आप, लेकिन मतलब आप, कुछ बातें होती है जो ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह जाती हैं। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि कुछ था ऐसा। मीडिया ने असली में लगातार इसको उठाया। पहले दिन, जिस दिन भूपेश भाई के नाम की घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री के रूप में ये काम करेंगे, उसी दिन दिल्ली के चैनलों में ये बात आई कि ऐसा कुछ हुआ है। और न मैंने कभी कहा कि ऐसा था, न भूपेश भाई ने कभी कहा ऐसा था, ना हाईकमांड की तरफ से ऐसी बात है। ये जरूर है कि किसी ने ये भी नहीं कहा कि ऐसी बात नहीं थी।
और इसी कारण से वो बात चलती रही। यानी थी ये किसी ने नहीं कहा कि ऐसी थी। ठीक सर। सर एक बात और जानना चाह रहा था, आजकल सियासी फिजाओं में एक बात और तैर रही है कि 2023 का विधानसभा चुनाव आप लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये कश्मकश क्यों बनी हुई है? थोड़ा इसको भी क्लियर कर दीजिए। उसमें मुझे ये लगता है कि जिस टीम में मुझे सदस्य के रूप में खेलना है, तो अपनी मंशा के अलावा मैं ये भी देखता हूं कि मैं उस टीम के लिए कुछ कर पा रहा हूं कि नहीं, मेरा योगदान पॉजिटिव है कि नहीं, मैं फील्डिंग करके, बैटिंग करके, बॉलिंग करके मैं योगदान दे पा रहा हूं कि नहीं। और अगर नहीं दे पा रहा हूं तो केवल टीम का सदस्य बने रहना फिर औचित्यहीन होता है। तो वैसी स्थिति में मैंने हमेशा ये कहा कि मेरे मन में ये बात आ रही है कि मैं आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। साथ के लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं, परिवार के लोग हैं, ये बहुत दबाव रहता है, नहीं आपको बने रहना है, आपको बने रहना है, हम लोग सब साथ में काम करते हैं, आप ऐसे अलग हो जाओगे तो कैसे कैसे होगा। तो एक तरफ वो भावना को ध्यान रखना पड़ता है, दूसरी तरफ अपना जो आत्मविश्लेषण होता है कि मैं कुछ कर पाऊं और आप कर पा रहा हूं कि नहीं। तब फिर मैं कहूं कि हाँ नहीं, मैं फिर से, इसके पहले हर चुनाव में मेरे मन में ये बात रहती थी कि नहीं मैं कुछ कर सकता हूं। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, मैंने सोच नहीं पा रहा हूं। लेकिन इस पड़ाव में जीवन के आगे ऐसा लग रहा था कि मैं जब आत्मविश्लेषण करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ जी, तो ये मेरे लिए भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि बोल दिया गया तो लड़ जाओ, साथी कह रहे हैं लड़ जाओ। मैं अपनी टीम को, अपने परिवार को कुछ दे पा रहा हूं कि नहीं, कुछ दे पाऊंगा कि नहीं जी। ये मन में अब तो ख्यालात नहीं आते ना सर, कि अब भी मन में ये ख्यालात आते हैं कि नहीं अब बस बहुत हुआ? अभी तो रोल एक डिफाइन हुआ और सबको साथ लेके चलने की बात मुझे लगती है कि इस निर्णय के पीछे ये है कि कहीं कोई ऐसे गैप न रहे, मिलके चलो। तो जब पार्टी हाईकमांड ने, परिवार के बड़ों ने कहा है कि ऐसा करो, तो एक रोल बनता है, फिर एक भूमिका बनती है कि हाँ ये करना है, ये करना है। सिर्फ मंत्री बन के या विधायक बन के नहीं बैठना है, अगर लोगों ने चुना तो। और अगर वैसी स्थिति बनती है तो हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरा रोल क्या रहेगा। अब आप अपने साथियों के लिए संतोष की बात नहीं है, रोल मिला है, उप कप्तान के रूप में एक रोल मिला है। तो मेरे पास सीधा विकल्प है कि मैं हाँ कहूं या ना कहूं जी। तो अगर मैं कह रहा हूं कि नया आदेश हुआ है या ऐसा निर्णय हुआ है, मैं उसमें उसका पालन करूंगा, तो अब फिर सोचने की बात नहीं रह गई, अब करने की बात है, करने की बात है, परफॉर्मेंस की बात है। हमेशा से आपको एक बड़े दिल वाला माना गया है। कांग्रेस में जय और वीरू की जोड़ी के रूप में आप लोगों को देखा जाता है, भूपेश जी और आपको। क्या ये जोड़ी अभी भी वैसे ही बरकरार है? जो भूमिका बदली है आपकी, उसके बाद भी हम देख सकते हैं वही जय और वीरू की जोड़ी है? कुछ लोगों ने इसमें थोड़ा सा एक नया स्वरूप दे दिया है जी। शोले पिक्चर थी, सुपर हिट हुई, जय वीरू उसमें थे। अब वही पिक्चर कितनी लोग देखेंगे? तो लोगों ने कहा कि अब नई पिक्चर कोशिश करो कि हिट हो, सुपर हिट हो। तो अब काका बाबा हो गया है। काका बाबा तो आप जय की भूमिका में हैं या फिर वीरू की भूमिका में अभी भी इस सियासी शोले में? वो भूपेश भाई ने कहा था कि अभी काका जिंदा है और मैं बाबा, टीएस बाबा, तो वो काका, मैं बाबा। अच्छा, आज की स्थिति में आप दावा करने की स्थिति में है कि कांग्रेस एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में रिपीट होने जा रही है, और उसका आधार क्या है? ऐसा लगता है। मैं कभी पूर्वानुमान लगा के या बढ़ चढ़ के कुछ बात रखने की मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा नेचर नहीं है। लेकिन एक निष्पक्ष विश्लेषक के रूप में मैंने हमेशा प्रयास किया है कि अपनी बातों को रखूं। और मुझे उस नाते लगता है, एक निष्पक्ष विश्लेषक के नाते भी लगता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। कितनी सीटें आएंगी हम
बैठ जाए घर में कि कांग्रेस की सरकार तो बनी रही है। हाँ। तो ऐसा भी ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं रहना चाहिए। अब की बार कितने पार? आत्मविश्वास आपका रहे, आकलन? कॉन्फिडेंस रहे। एक आकलन लोगों का 75 पार है, 71 है, 4 और आ सकते हैं, सरकार ने काम किया है। और दूसरी ओर है कि सरकार ने अच्छा काम किया है तो कम से कम 2/3 तो आने चाहिए। एक न्यायोचित निर्णय होगा मतदाताओं का कि कई मुद्दों पे सरकार ने काम करने की कोशिश की है, कई में सफलता हासिल की है, तो एक मौका देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की पहचान बनाना, लोगों के लिए काम करना, किसानों के लिए विशेष करके काम हुए हैं, अन्य क्षेत्रों में भी काम हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम हुए हैं, वन क्षेत्रों में भी काम हुए हैं, महिलाओं के लिए स्व सहायता समूहों में भी काम हुए हैं। तो कई क्षेत्रों में सरकार ने काम करने की कोशिश की है। डिप्टी सीएम साहब, 70 लॉ एंड पार, ऑर्डर की स्थिति को देखें, 70 पार कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये कुछ लोगों का कहना है। तो आत्मविश्वास हम लोग चुनाव में देखते हैं, तो आप देखिए कि राष्ट्रीय चुनाव होंगे तो बीजेपी कह रही है कि हम 400 से ऊपर आएंगे जी। तो चुनाव के पहले अमूमन कई लोग हैं जो मनोबल बनाए रखने के लिए, पार्टी के लोगों का मनोबल बनाने के लिए ऐसे टारगेट्स देते हैं कि हम तो आ ही रहे हैं, इतने आएंगे। यानी आपका आकलन है कि एक बार फिर से भूपेश सरकार, राइट? एक बार कांग्रेस की सरकार, जिसके आज के दिन मुखिया भूपेश बघेल हैं, और कल के दिन भी अगर उनको बनाया जाता है तो हमारे कप्तान भूपेश बघेल बनेंगे। हाँ, मतलब भूपेश सरकार ही रिपीट करेगी ना सर? कांग्रेस की सरकार। मैं कभी व्यक्ति की सरकार को मैं कभी किसी व्यक्ति की सरकार नहीं मानता। चलन में लोग कह देते हैं मोदी की सरकार, रमन सिंह की सरकार, लेकिन उस समय भी मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहता था। वहां एनडीए की सरकार या बीजेपी की सरकार। मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जी। हाँ, सरकार किसकी है? कांग्रेस की, भाजपा की, एनडीए की। एक और मैं आपसे बात समझना चाह रहा था कि आपके पास विजन है। लोग कहते हैं कि बाबा के पास एक विजन है और विजन को अगर वो इंप्लीमेंट करते हैं तो धरातल पर उसका असर भी दिखाई देता है। बतौर डिप्टी सीएम की मैं बात करूंगा, आपने कोई रोड मैप तैयार किया कि मैं इस दिशा में ये इंप्लीमेंट करना चाहता हूं और मेरे पास वक्त कम है, बहुत जल्दी करना है? डिप्टी सीएम के पास कोई अधिकार नहीं होते। डिप्टी सीएम कोई फाइल में दस्तखत नहीं करते जी। डिप्टी सीएम कोई अंतर विभागीय आदेश नहीं देते। तो एक ये ओहदा है, एक प्रोटोकॉल मिलता है, राइट। आप देखेंगे कि गाड़ी आगे पीछे लग जाती है, सिक्योरिटी वगैरह है, उसमें आपको कोई प्रोटोकॉल मिल जाता है। तो एक केवल प्रोटोकॉल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई भी जवाबदारी नहीं है। अगर उप कप्तान के रूप में आपको काम करने के लिए कहा गया है तो लोगों को साथ लेना, कहीं पर कोई गैप है तो उसको कन्वे करना, लोगों की बात सुनना, कप्तान तक उस बात को पहुंचाना, संगठन तक उस बात को पहुंचाना। मैं समझता हूं कि एक ये अलग एडिशनल जिम्मेदारी होगी। एडिशनल जिम्मेदारी, कुछ आपने प्लान तैयार किया है कि मैं इस दिशा में काम करना चाहता हूं? ये बात ठीक कही आपने कि बतौर सीएम जो अधिकार है वो डिप्टी सीएम के पास वो अधिकार नहीं है, संवैधानिक नजरिए से भी। आपने कुछ विजन तैयार किया है कि मैं इस दिशा में काम करना चाह रहा हूं? जो भी बातें आती हैं, जो भी फीडबैक मिलता है, जब पार्टी फोरम में हम लोग बैठते हैं तो उनको मैं रखता हूं कि अब हम चुनाव मोड में हैं, चुनाव की तैयारी में हैं, कैसा करेंगे, हमको जीतना है, क्या हमारे प्लस पॉइंट्स हैं, क्या हमारे माइनस पॉइंट्स हैं। तो मैं अपनी जिम्मेदारी उसको मानता हूं कि प्लस है उसको भी अगर रखना है तो माइनस भी रखना है, कि मैं किसी का विरोध बतौर कभी कोई बात नहीं करता। मैं महसूस करता हूं कि ये हम अगर करें तो शायद बेहतर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि वो मेरी एक अहम जिम्मेदारी है कि प्लसेस भी बताऊं अगर वो छूट रहे हैं और नेगेटिव्स भी बताऊं। आप जहां कमी होती है वहां भूपेश जी को बताते हैं? पार्टी संगठन में भूपेश भाई से भी बात होती है। तो ये पिछले 4.25 सालों में, 4.5 सालों में भी जब मौका लगा, कैबिनेट में मौका लगा, तो मैं उन बातों को उस बतौर रखता हूं। सीएम साहब से डेली बात होती है चुनाव मोड है तो
डेली नहीं, जब जैसा काम आए। उनके पास भी बहुत काम रहते हैं, तो अनावश्यक परेशान करना भी उचित नहीं रहता। आखिरी बार कब और बातचीत बात हुई की आपकी? गंभीरता भी फिर नहीं रहती। आज ही हम लोग साथ में थे, आज कल भी फोन से बात हुई थी, परसों भी फोन से बात हुई थी। हाँ। और मैं ऐसे भी जब भी फोन लगाता हूँ तो या तो वो फ्री रहते हैं तो उठा लेते हैं, नहीं तो कॉल बैक आता है। और या जो उनका स्टाफ है उनके पास मैं फोन लगाता हूँ कि भूपेश भाई फ्री हैं तो बात करा दीजिएगा। जी सर, छत्तीसगढ़ की जनता तो में एक और जिज्ञासा भी है। छत्तीसगढ़ की जनता में एक और जिज्ञासा भी है। जब आपको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी तो आपने कहा कि आला कमान ने मुझे मनाया या मैंने आला कमान को मनाया, वो बंद कमरे की बात है। लेकिन सीएम साहब का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? ये मनाने वाली बात तो मैंने कभी नहीं कहा। जी जी, चर्चाएं होती हैं। हाँ। और ये मनाना तो रूठना वाली बात होती है कि कोई रूठ गया तो मना लो। मैं रूठने वाला व्यक्ति नहीं हूं। पारिवारिक परिवेश में भी मैं शायद ही रूठता हूं जी, मेरा वो स्वभाव नहीं है। घर में मैं रूठ गया, भाई से रूठ गया, बहन से रूठ गया, घर वाली से रूठ गया, यार दोस्त से रूठ गया, वो मेरा स्वभाव ही नहीं है जी। तो वो बात नहीं रहती कि हाँ ये बात है, इसको और बेहतर अपन कर सकते हैं बातचीत के सीएम साहब का फर्स्ट रिएक्शन क्या था सर? और वो तो हमेशा ओके ओके रहता है। हम लोग बैठे थे, खड़गे जी सर के बंगले में थे, राहुल जी भी बैठे थे, शैलजा जी थे, केसी वेणुगोपाल जी थे, भूपेश भाई थे। वहां पर ये बात आई और प्रस्ताव के रूप में उसको रखा गया था। हाई कमांड ने भी उसको एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ठीक है। भूपेश भाई ने भी कहा कि ठीक है। तो वहां तो कहीं कोई बात नहीं थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। सर एक बात और जानना चाह रहा था कि भूपेश जब सीएम थे भूपेश बघेल जी और आपके पास पंचायती राज विभाग, आपने वो जिम्मेदारी क्यों छोड़ी थी? कई प्रयासों के बाद कुछ मुद्दों पे मैं काम डिलीवर नहीं कर पा रहा था और जो मेरे सोच में बात थी, मैंने शायद सार्वजनिक करना था या नहीं करना था, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा जी। लेकिन मैंने उसको पब्लिकली भी शेयर किया था कि इन कारणों से मैं पंचायत विभाग से अपने आप को पीछे कर रहा हूं क्योंकि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। फिर वही बात कि चुनाव लड़ना कि नहीं लड़ना जी। अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को बने नहीं रहना चाहिए। लेकिन जैसे कि आपने अभी ये बात कही कि नंबर 2 के पास, सर आपने अभी ये बात कही थी नंबर 2 के पास वो अधिकार तो नहीं होते, तो फिर अब भी तो आपके पास वो अधिकार नहीं है सर, अधिकार तो सीमित ही है। सर सर मेरी आवाज आ रही है आपको? डिप्टी सीएम साहब मेरी आवाज पहुंच रही है सर आपको? ठीक, प्लीज दोबारा से कनेक्ट करिएगा। तो बेबाक अंदाज से अपनी बात को रखते हैं और अभी भी अपनी बात को वो बेबाक अंदाज से ही रख रहे हैं और हर रंग हर रूप में वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की आवाम के भीतर एक चर्चित चेहरा भी है। और ऐसे में आला कमान भी इस बात को मानता था, एहसास था उसे कि अब बाबा को किसी भी हाल में मना लिया जाए। और अब क्या वाकई में इसका असर धरातल पर दिखाई देगा? छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक और ऐसे में जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। मैं एक बार फिर से रुक कर रहा हूं। डिप्टी सीएम साहब अब मेरी आवाज आ रही सर आपको? जी अभी आ रही है सर वो आपने जवाबदेही और जिम्मेदारी वाली बात की, तो जो विभाग का आप सिलसिला बता रहे थे, आपने कहा कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया। आप ही के मुताबिक नंबर 2 के पास वो अधिकार नहीं होते हैं, तो फिर अब आप कैसे डिलीवर कर पाएंगे? नंबर 2 तो मैं पहले भी था सर। जो प्रोटोकॉल था, प्रोटोकॉल में नंबर 2 पे तो भूपेश भाई ने मुझे पहले भी रखा था जी। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी नोटिफिकेशंस निकलते हैं उसमें मंत्रियों का जो क्रम निकलता है सर, तो पहले मुख्य मंत्री जी, उसके बाद टीएस सिंहदेव, फिर उसके बाद ताम्रध्वज साहू, आप 13 मंत्री हैं, उनका देखेंगे प्रोटोकॉल बना रहता है जी। वो मुख्यमंत्री जी वो प्रोटोकॉल बनाते हैं। वो नंबर 2 वाली बात अलग है। अब एक ये
उप कप्तान रहते हुए नंबर 2 वाली बात हो गई। तो वही बात आती है सर, इस भूमिका में संतुष्ट, फिर आप कह रहे हैं कि मैं डिलीवर नहीं कर पाया, और अब वही भूमिका आपके सामने आ जाती है जहां प्रोटोकॉल के मुताबिक। नंबर 2 में मैं स्वास्थ्य विभाग में भी जुड़ा हुआ था सर, मेडिकल एजुकेशन में भी जुड़ा हुआ था, जीएसटी में भी जुड़ा हुआ था, 20 पॉइंट प्रोग्राम में भी जुड़ा हुआ था जी। वहां मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा। और आज इस भूमिका में भी आप ये पक्का मान के चलिए कि अगर मुझे लगेगा कि मैं डिलीवर नहीं कर पा रहा तो मैं पीछे हो जाऊंगा। आप जो बात बोल रहे हैं, बहुतों का दिल टूट जाएगा सर, आपके चाहने वाले समर्थक बहुत हैं। नहीं तो जी, लेकिन हम लोग मिलके करेंगे ना, ऐसा क्यों होगा कि डिलीवर नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं वही कह रहा हूं सर कि आप ऐसा मत बोलिए कि मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो मैं पीछे हट जाऊंगा। जब टीम में रहने लायक नहीं हो तो टीम को मेरी टीम को तो मेरे को जितवाना है जी। अच्छा, मैं तो फिर भी उसका समर्थक रहूंगा, खेल रहा हूं चाहे ना खेल रहा हूं। सर, एक राजनीतिक गलियारों में एक प्रश्न और गूंजता है कि आपने वादा किया था, क्योंकि जब विजन डॉक्यूमेंट या घोषणा पत्र जो भी होता है आप लोग खुद इंप्लीमेंट करते हैं, और एक बार तो खुद आपने भी बनाया, तो एक शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा, आपने अब तक स्टैंड नहीं लिया उसको लेकर, क्या स्टैंड है आपका? आपने वादा किया था शराबबंदी होगी। मैंने इसके पहले भी जब चुनाव के पहले शराबबंदी की बात आई थी जी, तो विशेष करके महिलाओं के कुछ समूह इसमें काफी एक्टिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे जी, और शराबबंदी हो ऐसा करके बड़ा माहौल राज्य में था। और उस समय भी जब बात आती थी तो मेरी जो निजी राय थी वो यही थी कि ये कठिन है इसको करना सर। और दूसरा, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल एरिया भी है जी। 145 अगर जनपद हैं तो उसमें 86 जनपद हैं, 85 जनपद हैं 146 में जो कि ट्राइबल हैं जी। और आदिवासी समाज में सरकार के नियमों के अनुरूप भी 5 लीटर तक शराब बनाना और रखने का कानूनी प्रावधान था। और ट्राइबल समाज को मैं बिल्कुल इस पक्ष में नहीं हूं कि उनके जो चलन है, उनके जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें दखल दिया जाए। स्वयं से वो सेवन ना करें शराब का तो अलग है, वरना ऊपर से थोपना नहीं चाहिए। तो उस समय भी बात ये थी कि बाकी 61 जो जनपद पंचायत क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं जी, उसमें शराबबंदी होनी चाहिए कि नहीं। तो मेरे साथ के बहुत लोग हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे शराब का सेवन नहीं करता, स्कूल कॉलेज से भी मैंने कभी नहीं किया, ऐसा नहीं है कि चखा ना हो जी, लेकिन मेरे जितने करीबी दोस्त थे जी, वो सब शराब का सेवन करते थे, आज भी करते हैं जी। और आज भी बहुत लोग जो जुड़े हुए हैं वो शराब का सेवन करते हैं। तो जहां एक और महिलाओं का समूह व्यापक पैमाने पे, बड़े पैमाने पे आंदोलन कर रहा था, घरेलू हिंसा की बात आती है, पैसे खर्च हो जाने की बात आती है, अन्य सामाजिक बुराइयों की बात आ जाती है, तो वो एक पहलू था। और दूसरा पहलू था कि लोग मेरे को कह रहे थे, बाबा दादा अगर आपने शराबबंदी की तो हम आपको वोट नहीं देंगे। तो हम लोग के सामने पूरा परिदृश्य रहता था। अब क्या स्टैंड है पार्टी का? शराबबंदी का छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होगी कि नहीं? इस 4-5 महीने में तो मेरे को नहीं लगता है कि संभव है। लेकिन आपने घोषणा पत्र में वादा किया था। पार्टी इसमें क्या स्टैंड लेगी जी, तो उसको हमको, मेरे को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस वादे को हम पूरा नहीं कर सके, भविष्य में कर पाएंगे और नहीं पूरे करने की स्थिति में भी मदद मांगने के लिए आएंगे और चाहेंगे कि मदद फिर भी मिले, क्योंकि और कुछ काम भी हैं किए। नहीं, भविष्य में क्या शराबबंदी की और कदम उठाएगी सरकार? ये नए घोषणा पत्र में दिखेगा। नए घोषणा पत्र में। अच्छा सर, कुछ पर्सनल सवाल भी है मेरे आपसे। क्या वाकई में आपके राजनीतिक गुरु आपकी मदर हैं? मेरी मदर ने कभी मेरे को एनकरेज नहीं किया जी राजनीति में आने से, और मेरे फादर ने मुझे बहुत कम जीवन में कुछ करने या नहीं करने के लिए कहा। और फादर ने मुझे 2 ही चीज कही करने के लिए जी, दुर्भाग्य से मैं वो दोनों चीज नहीं कर पाया। क्या सर? एक, उन्होंने कहा कि एलएलबी में दाखिला लो और वकील बनो।
तो मैंने आंशिक रूप से माना उनकी बात को। मैंने लॉ कॉलेज में दाखिला लिया, पढ़ने की कोशिश की, लेकिन लोगों के बीच में रहने के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा था, किताबों को पढ़ नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि वो फर्जी डिग्री नहीं लूंगा, तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया। दूसरा फादर ने, डैडी ने कहा था जी कि राजनीति में मत आना, और उस बाबत उन्हें लिखित मेरे को पत्र भेजा। म्यूनिसिपल का चुनाव हो रहा था, तो उनका जो भी आकलन था मेरे बारे में कि ये या तो ज्यादा ये आदर्शवादी है और ये राजनीति के जीवन में कभी सफल नहीं होगा, जी ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ऐसा इसका विचार है, तो ये राजनीति में कहाँ ये सफल हो पाएगा। तो जो भी आकलन था, डैडी बहुत यानी विद्वान भी थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, आईएएस ऑफिसर थे, बहुत बड़ा उनका अनुभव था। तो मेरे डैडी मेरे पिता होने के अलावा दुनिया भी उन्हें बड़े पैमाने पे देखी हुई थी। क्या ये सच है कि आपके पिताजी नहीं चाहते थे कि छत्तीसगढ़ अलग हो? सच है ये? उनको ये लगता था कि दोनों को उतना फायदा शायद ना हो, कि मध्य प्रदेश को काफी नुकसान होगा जी। उनको, उनके मन में ये बात थी, और घर का विभाजन हो, उससे अच्छा मिलके हम लोग रहें। तब उन्होंने मुझे लगता है कि ये उनके मन की बात थी। लेकिन शायद उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आगे चल के इस राज्य की कमान जो है उनके ही सपुत्र संभालेंगे किस्म से। मैं एक बात और जानना चाह रहा था, अब आपके राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा? एक प्रश्न ये भी खड़ा होता है, कौन है वो चेहरा? जिसको लोग पसंद करें। मेरे लड़के हैं, मेरे नेफ्यू हैं, आदित्येश्वर जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लड़का सरगुजा आने लगा, और एक मीडिया के वहां साथी हैं, उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया जी। मैं वहां था नहीं, मैं उपस्थित था नहीं, बाद में पता चला कि इंटरव्यू किया है। और अखबार में जो उन्होंने छापा, उसका हेडिंग था कि आदित्येश्वर ने कहा कि लीडरशिप थोपी नहीं जा सकती जी। तो ये बॉटम लाइन है, ये सबको ध्यान में रख के चलना चाहिए कि जो स्वीकार्य है वो आना चाहिए। मेरे मन में मेरा वारिस वही होना चाहिए जो स्वीकार्य, जो सरगुजा के लिए भलाई कर सके, जो सरगुजा के लिए काम कर सके, सरगुजा के लोगों की देखभाल कर सके, छत्तीसगढ़ में लोगों के लिए काम कर सके, छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में रह सके, जिसकी स्वीकारोक्ता हो, वही उत्तराधिकारी होना चाहिए। बीजेपी में आप सीएम के रूप में चेहरा किसको मानते हैं? क्या लगता है आपको बीजेपी किस पर दाव खेलेगी या बिना चेहरे के उतरेगी मैदान में? मैं कह नहीं सकता। इसमें रमन सिंह जी के ऊपर 15 साल रहने के बाद भी जी, अगर एक एंटी इनकम्बेंसी की बात आई या कुछ और बातें आई या कांग्रेस बेहतर विकल्प के रूप में दिखा, लेकिन उनके ऊपर दाग नहीं लगा वैसा कोई। कई मुद्दे हम लोगों ने भी उठाए, लेकिन कुछ बात जिसको कहते हैं चिपकी नहीं। एक उनकी एक छवि रही, एक सौम्य सी छवि रही, मिलनसार सी छवि रही, बदले की भावना से काम करने वाले व्यक्ति हो, ऐसा उनको कभी देखा नहीं गया जी। और 15 साल तक जो मुख्यमंत्री रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से पहला नाम भाजपा में रमन सिंह जी का आता है जी। लेकिन स्वयं भाजपा के जो संगठन है, उन्होंने बीच में ये कहा कि कोई हमारा फेस नहीं है। रमन सिंह जी के परिवेश में भी उन्होंने कहा कि रमन सिंह जी हमारे फेस नहीं है जी। तो वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करे कि कांग्रेस में फेस कौन है। कांग्रेस ने तो कहा है कि हम जॉइंट लीडरशिप में लड़ेंगे और हमारी टीम के कप्तान भूपेश बघेल हैं। ये तो मीटिंग हो चुकी है, दिल्ली की मीटिंग के बाद ये डिक्लेयर हो चुका है। इसमें तो कोई दो बात नहीं है। तो अगली बार मुख्यमंत्री की लाइन में सबसे पहले हम जीतेंगे तो भूपेश बघेल खड़े रहेंगे, बाकी लोग पीछे रहेंगे। सर छोटे छोटे दो क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है। मैं लास्ट दो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भूपेश बघेल जी को बतौर मुख्यमंत्री 10 में से आप कितने मार्क्स देंगे? 7। सर 3 मार्क्स क्यों काट लिया आपने? वो विश्लेषण में हो जाएगा, कई बातें हैं। मैं नहीं मानता कि जिस समाज में हम रहते हैं
लोग कहते हैं कि भगवान है, लोग भगवान को मानते हैं जी। तो जब भगवान की दुनिया में, भगवान की व्यवस्था में दुख और सुख है, सुख ही सुख नहीं है, तो हम कैसे मानव की व्यवस्था में कहते हैं कि सब अच्छा है? 10 में 10 तो तब देंगे कि सब अच्छा है। तो हम लोग के ऊपर तो भगवान है, हम अगर भगवान को मानते हैं जी, तो भगवान की दुनिया में भी दुख है। किसी को बीमारी है, किसी को कैंसर है, किसी को कुछ है, किसी के पांव में चोट है, किसी के धन की कमी है, कहीं हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो रहा है, कहीं भाई बहन लड़ रहे हैं, कहीं बंटवारा हो रहा है। तो भगवान की दुनिया में जब ऐसी व्यवस्था है तो हम सब कुछ कर लिए हो, ऐसा कैसे संभव है? तो इसलिए ऐसे भी अतिशोक्ति के आकलन करना मैं नहीं समझता कि वास्तविक है। मेरा फाइनल सवाल आपसे, आपने कहा कि 10 में से 7 नंबर, फाइनल सवाल मेरा आपसे, आपके बारे में मैंने पढ़ा, सुना, देखा, जितना समझ आया कि आप दिल से बोलते हैं, बाद में सोचते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप छत्तीसगढ़ की आवाम और आपके समर्थक इस वक्त सुन रहे हैं, आप दिल पर हाथ रख के बोलिए कि क्या आप सीएम बनेंगे कि नहीं? बनेंगे कि नहीं ये हाईकमांड चाहता है। दिल पे भी हाथ रख लेता हूं, आपने अगर कहा जी। बनना चाहते हो कि नहीं जी, मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी, गर्व की बात होगी अगर कभी ऐसा मौका मिले। सीएम बनेंगे आप अगर बनाया जाएगा हाईकमांड द्वारा? 23 मैं कभी पहल नहीं करूंगा। मैं आज आपके सामने ये भी कह दे रहा हूँ, नहीं सर, वो तो सब जानते हैं, जोड़ घटाव होता है, जुगाड़ होता है, वो मैं सब अपनी तरफ से पहल नहीं करूंगा। आप भीष्म प्रतिज्ञा पे चलते हैं, सब जानते हैं। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि 23 का चुनाव तो लड़ेंगे ना सर? ये फाइनल है ना? अब तो ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिना पूछे निर्णय फाइनल नहीं करूंगा। और वहां अगर, और मैंने हर चुनाव में ऐसा किया, जब मेरा मन था तब भी मैंने ऐसे ही किया जी। मैं अपने साथियों के बीच में जाके और उनसे फिर मैं पूछता हूं कि आपकी क्या राय है, लड़ना कि नहीं। मैं अपने आप को टिकट का अधिकारी कैसे मान लूं? जो काम करेंगे, जो मेरे को चुनने के लिए सहयोग करेंगे, जो मेरे को चुनेंगे, मैंने हमेशा माना है कि पहले उनसे पूछना है जी, फिर अगर पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ूंगा। सर वैसे तो सैकड़ों इंटरव्यू लेने का मौका मिला, लेकिन आपके बारे में जितना सुना था, समझा था, जाना था, उससे कई गुना आपको अब मैं समझ पाया। पार्टी लाइन पर रहकर भीष्म प्रतिज्ञा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ, इंडिया वॉइस की शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़, जो अपनी बात अपने अंदाज से, बेबाक अंदाज से रख रहे थे, और उनका कहना यह है कि पार्टी लाइन पर रहकर वो अपनी बात को रखेंगे, सीएम बनना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और 23 का चुनाव अब वो लड़ेंगे नहीं या लड़ेंगे, ये तय अब उनके क्षेत्र की जनता करेगी। यानी पिक्चर अभी बाकी है छत्तीसगढ़ की। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।